हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। तो आज हम इसमें करने जा रहे हैं अपने क्लास 7th की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के एमसीक्यू। और इससे पहले हमने जो है 3 या 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपसे विनती है कि आप उन्हें देख लें। तो चलिए चलते हैं, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो देख लेते हैं कि अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 56 ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब बढ़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु का जो दाब है ना वो बढ़ता नहीं है, बल्कि क्या होता है, वो घटता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, बढ़ता नहीं है बल्कि क्या होता है, घटता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि समुद्र तल पर वायु दाब न्यूनतम होता है। तो मैं आपको बता दूं समुद्र तल पर वायु दाब न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन है तो आपको बताएं दोनों कथन क्या हैं, असत्य हैं, गलत हैं। दोनों कथन गलत हैं तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से असुम्मिलित को छाटिए। मतलब इसमें जो सुम्मिलित नहीं है आपको उसको छाटना है। गलत स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला कहता है कि व्यापारिक पश्चिमी एक पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें हैं। जी बिल्कुल राइट है। पवनें जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, मौसमी पवनें हैं। जी बिल्कुल ये राइट है। सी को पढ़ते हैं। वो क्या कहता है कि वे पवनें जो किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय चलती हैं, स्थानीय पवनें। जी बिल्कुल ये राइट है। और ठंडी व आर्द्र स्थानीय पवन लू, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता होगा कि लू जो है ना वो गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है, ना कि ठंडी आर्द्र स्थानीय पवन है वो, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवन वेस्टर्लीज कहलाती हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि पछुआ पवनें जो हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच बहती हैं। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है। सेकंड क्या कहता है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु राशियां पछुआ पवनों के भाग हैं। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट जो है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है, क्योंकि भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, आपको पता होगी। और वो क्यों होती है, किस कारण से होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पछुआ पवन का ही भाग है, और ये पवनें जो होती हैं वो भूमध्य सागर के ऊपर बनती हैं, मेडिटेरियन सी के ऊपर इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो गया। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, तो केवल दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है और वही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि हॉर्स अक्षांश स्थित है। तो आपको पता होगा ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्षा में होने वाली जल चक्र की क्रियाओं के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। वर्षा के जल चक्र की क्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो आपको सही क्रम लगाना है, किसका, वर्षा के जल चक्र का। तो सबसे पहले बारिश होने के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले होगा वाष्पीकरण, उसके बाद होगा संघनन और उसके बाद होगा वर्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तीसरा दूसरा पहला, तीसरा दूसरा पहला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी की सतह का लगभग आधा भाग जल से ढका हुआ है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। पृथ्वी की सतह का कम से कम 3/4 भाग जो है वो किससे ढका हुआ है, वो जल से ढका हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल का 97% जल महासागरों में उपलब्ध है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तीसरा देख लेते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का लगभग 1.6% जल भूमिगत जल के रूप में है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये 1.6% नहीं है, बल्कि ये कितना है, 0
0.68% है। कितना है? 0.68% है क्या? भूमिगत जल। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल एक कथन सही है, वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? पृथ्वी सतह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग जो है, पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है। दूसरा पढ़ लेते हैं, अलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। तीसरा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और चौथा मृदा आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ग्राउंड वाटर के रूप में जो है जल वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि कैरिबियन सागर उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के मध्य स्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि प्रशांत महासागर एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के मध्य स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन है, तो मैं आपको बता दूं पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है? 64 महासागरीय जल की लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि तो महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से राइट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि मृत सागर की लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसमें कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की जो मात्रा होती है ना, उसको लवणता कहते हैं। और महासागर के 1000 ग्राम जल में औसतन 35 ग्राम नमक उपस्थित होता है। अतः महासागर की औसत लवणता जो है वो क्या है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मृत सागर के 1000 ग्राम जल में औसतन 340 ग्राम नमक उपस्थित है। और मृत सागर की लवणता जो है वो 340 प्रति लीटर है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये यहाँ पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में सही कथन है। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा हम पढ़ लेते हैं कि सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड की जो भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि सागर के जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 66 पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं कि ध्रुवीय हिमछंद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये देखिए इधर मैप भी दे रखा है। देखिए 97% तो देखिए सलाइन वाटर है ये रहा, और 3% जो है अपने पास फ्रेश वाटर है। आइस कैप्स और ग्लेशियरों में 68% है, और ग्राउंड वाटर में 30% है। ठीक है, और रिवर के अंदर 2% है। तो ग्लेशियर के बाद सेकंड नंबर पर क्या आता है? ग्राउंड वाटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ 30% जल आपके मौजूद है, और यहाँ पे ग्लेशियरों में 68%। समझ में आया? चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।